नमस्ते, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक आ सकता है, बट प्लीज़ इग्नोर दैट क्योंकि हमें आगे अपनी फर्दर जो हमने ओके अगेन हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में आपको थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक आ सकता है, बट प्लीज़ इग्नोर करना उसे। हमें आगे जो हमने स्टार्ट की है सीरीज़ बिजनेस एनवायरनमेंट की फॉर यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, हम उसे आगे फर्दर करने वाले हैं। अभी तक हमने जो स्टडी किया वो ये था कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है और मैक्रो एनवायरनमेंट, माइक्रो एनवायरनमेंट क्या है, स्वॉट एनालिसिस के बारे में, फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो हमारे बिजनेस डिसीजंस को अफेक्ट करेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स क्या हैं, व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड बिजनेस एनवायरनमेंट एंड व्हाट इज़ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इसके अलावा हमने पेस्ट एनालिसिस भी पढ़ा विच इज़ अबाउट पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस, पॉलिटिकल, लीगल, डेमोग्राफिकल, टेक्नोलॉजिकल, जियोग्राफिकल, ये इन सब इन्वायरमेंट के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ अबाउट इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानने वाले हैं कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम इस वीडियो लेक्चर में फिस्कल पॉलिसी के बारे में स्टडी करेंगे। सो प्लीज़ बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो या कुछ टॉपिक्स ऐसे हो जो आपको क्वेश्चंस हो या आपकी कोई, आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है? जब भी आप इकोनॉमी की बात कर रहे हो कि आपकी इकोनॉमी में क्या आ जाएगा, आपका इंटरेस्ट रेट क्या है या एम्प्लॉयमेंट क्या है, या फिर जो आपकी जो आपकी कंट्री है उसकी आर्थिक अवस्था के बारे में आप बात कर रहे हो कि कंज्यूमर्स की इनकम क्या है, कंज्यूमर्स कितना स्पेंड कर रहे हैं, कंज्यूमर कितना सेव कर रहे हैं, कंज्यूमर्स की रियल इनकम, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, गवर्नमेंट टैक्स कितना चार्ज कर रही है। ओके, ये सब चीज़ें आपकी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अलावा जो हमने इन्वायरमेंट बाकी के पढ़े थे उसमें से एक था पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, जो कि हमारे बिजनेस को जब हमारे बिजनेस को कुछ आउटसाइड से पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, लाइक आपकी गवर्नमेंट चेंज हो रही है या करप्शन बहुत ज़्यादा है या फिर जो अपोजिशन पार्टी है उसकी वजह से या जो करंट में पार्टी चल रही है उसकी वजह से आपके बिजनेस पे इफेक्ट पड़ रहा है, पॉलिटिकल इफेक्ट पड़ रहा है, तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर आएगा। अगर गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया है, रूल बनाया है, वो आपका लीगल इन्वायरमेंट के अंदर आएगा जिससे आपके बिजनेस इन्वायरमेंट को अफेक्ट होता है। अगर आप डेमोग्राफिक की बात करो कि डेमोग्राफिक का मतलब होता है कि आपकी जो बिजनेस जो जहाँ पे आप काम कर रहे हो, जिस कंट्री में आपका बिजनेस है, उस कंट्री में पॉपुलेशन, एज, जेंडर, लिटरेसी लेवल ये कैसा है, दिस इज डेमोग्राफिक। एंड जियोग्राफी की अगर बात करें तो जहाँ पे आप काम कर रहे हो जिस कंट्री में, उस कंट्री का जियोग्राफिकल लोकेशन, वहाँ का जो वातावरण है या वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, बायोलॉजिकल और हाइड्रोलॉजिकल, जो भी आप काम कर रहे हो वहाँ का जियोग्राफिकल लोकेशन जब आपकी बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट डालता है, दैट इज जियोग्राफिकल इम्पैक्ट। और इन सबको छोड़ के अगर हम इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की बात करें तो ये काफ़ी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आपका माइक्रो एंड मैक्रो ये दोनों आते हैं। अब माइक्रो होता है आपका इंडिविजुअल लेवल पे, जब आप एक ही कंज्यूमर को स्टडी कर रहे हो, व्हेन यू आर फोकसिंग ओनली ऑन वन कंज्यूमर या एक ही प्रोड्यूसर, या फिर आप एक ही कंज्यूमर की इनकम के ऊपर स्टडी कर रहे हो, एक ही प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन लेवल है उसी के ऊपर स्टडी कर रहे हो एट अ स्मॉल लेवल। बट उसी चीज़ को जब आप लार्ज लेवल पे पूरी की पूरी इकॉनमी को चेक करते हो, पूरी इकॉनमी में कितना प्रोडक्शन हुआ, पूरी इकॉनमी की इनकम कितनी है, पूरे कंट्री की इनकम कितनी है, पूरी कंट्री में कितना प्रोडक्शन हुआ विच इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, तो ये आपका मैक्रो इन्वायरमेंट में आ जाता है। सो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर आपका माइक्रो एंड मैक्रो दोनों ही कंसीडर किए जाते हैं। सो अगर बात करें इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में की, तो इसमें आपका एक आता है नेशनल इन्वायरमेंट, इन एक आता है आपका इंटरनेशनल इन्वायरमेंट।
नेशनल एनवायरनमेंट किसकी बात करेगा? सिर्फ आपकी कंट्री के बाउंड्री के अंदर जो भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, जो आपके बिजनेस एक्टिविटीज़ को इम्पेक्ट कर सकता है, दैट इज़ नेशनल एनवायरनमेंट। और जो आपके नेशन के बाहर की चीज़ें हैं, जो आपकी कंट्री को, जो आपके बिजनेस एनवायरनमेंट की जितनी भी चीज़ें हैं, लाइक अगर आपने प्रोडक्शन करनी है, आपने आपकी एमएनसी है, या फिर बाकी की जो बाहर की एमएनसी है, बाहर जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, या बाहर की जो ट्रेडिंग पॉलिसी है, या बाहर के लोग आपकी कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप मान लो फॉर एग्जांपल आपका शॉप्स का बिजनेस है, अब बाहर की कोई, या फिर आपकी एक आपका फॉर एग्जांपल शॉप को छोड़ के अगर हम माने आपका एक टेक्सटाइल का बिजनेस है, अब बाहर की कोई कंट्री आके, अब बाहर की कोई कंपनी आके, सॉरी, बाहर की कोई कंपनी आके आपकी कंट्री में आप ही की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करे, और वो नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रही है, और आपने उस चीज़ को स्टडी नहीं किया कि भाई कोई बाहर की कंपनी ले आई है, तो वो क्या है? वो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट बने, क्योंकि वो आपकी कंट्री के बाहर की कंपनी आ रही है आपकी कंट्री के अंदर। सो विच इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इसके अलावा आपका क्या आता है? WTO। WTO आपका क्या है? WTO आपका है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ट्रेडिंग से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज़ हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उनको स्टैब्लिश करता है। इसका काम होता है कि ये जो ट्रेडिंग होगी कंट्रीज़ के बीच में, उसको इनकरेज करेगा कि कंट्रीज़ आपस में ज़्यादा ट्रेड करें। तो उसकी पॉलिसीज़ आप स्टडी नहीं करते हो, या उसके जो भी कॉन्सेप्ट हैं आपको नहीं पता, उसने जो पॉलिसी बनाई है नई, जो स्कीम्स निकाली है, उसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है, तो आप इकोनॉमी में पीछे जा सकते हो। ओके, नेशनल एनवायरनमेंट में क्या आएगा? जो भी कंट्री के अंदर की चीज़ें हैं, लाइक लेवल ऑफ इनकम, आपके नेशन में जो लोग रहते हैं उनका इनकम लेवल क्या है, वो कितना अर्न कर पाते हैं, आप उसी के अकॉर्डिंग प्राइस चार्ज करोगे। अगर वो लोग सिर्फ 500 रुपये अर्न कर पाते और आप 1000 20,000 तक की चीज़ें बनाओगे, तो वो उस चीज़ को परचेज ही नहीं कर पाएंगे, तो आपका प्रोडक्ट तो बनने से पहले ही नहीं बिकेगा, बिकने से पहले ही बंद हो जाएगी आपकी कंपनी। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड एसेट्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड एसेट्स का मतलब है कि जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, वहाँ पे जो लोग रहते हैं, उनकी इनकम और एसेट्स कैसे डिवाइड की गई है, रिच एंड पुअर का गैप क्या है, कितने ज़्यादा रिच है, कितने ज़्यादा पुअर है, और उनके बीच का जो गैप है वो कितना बड़ा है, कैसे इनकम को डिस्ट्रीब्यूट। जस्ट लाइक हमारे इंडिया में क्या होता है, जो हमारे रिच लोग होते हैं, जिनके पास इनकम आती है, ठीक है, वो टैक्स पे करते हैं, और जिसके पास इनकम कम आती है उनको सब्सिडी दी जाती है। तो इस तरह गवर्नमेंट जो है वो वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करती है कि जो गैप है रिच एंड पुअर के बीच का वो ज़्यादा ना हो। इसके अलावा इकोनॉमिक रिसोर्सेज, आपकी इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या क्या हैं, आप किस तरह से अपनी जो फिस्कल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, या फिर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी है, टैक्सेशन पॉलिसी है, आप इन सबको कैसे रेगुलेट करते हो। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, आप कौन सी डेवलपमेंट स्टेज पे हो। एक किसी भी इकॉनमी की 4 डेवलपमेंट स्टेजेस होती हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, बट वो होती क्या क्या है? रिसेट। इसके अलावा हमारे पास आता है रियल इनकम ग्रोथ, जो इनकम की ग्रोथ है, रियलिटी में कितनी इनकम ग्रो कर रही है, या फिर लोग अभी भी वहीं पे अटके हुए हैं, जो 10 साल, जो 5 साल या पिछले साल जिनकी इनकम 500 रुपये थी, क्या आज भी उनकी इनकम 500 रुपये या उससे 5 रुपये बढ़ी है? दैट इज इनकम ग्रोथ कितनी हो रही है। अगर इनकम ग्रोथ है, उसी के अकॉर्डिंग आप प्राइस चार्ज करोगे, और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने लेबर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी भी देनी है। सो दिस इज हाउ कि आपकी जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो आपके पूरे के पूरे बिजनेस को अफेक्ट करता है। ग्रोस नेशनल इनकम, नेशनल लेवल पे क्या ग्रोस क्या इनकम है, ट्रेंड्स ऑफ कंज्यूमर सेविंग, कंज्यूमर किस तरह से सेव करते हैं, कितना बोरो करते हैं, क्या पैटर्न है, इंटरेस्ट रेट क्या क्या चार्ज, कैसे चार्ज होता है, रीपेमेंट का क्या स्ट्रक्चर है, मतलब अगर आप बोरो कर रहे हैं लोग, तो वो कितनी जल्दी उसको रीपे कर रहे हैं।
लिविंग कॉस्ट कितनी आती है अगर आपकी कंट्री में कोई लेना है। जैसे होता है ना, अलग अलग कंट्रीज में कहते हैं कि यहाँ पे रहना तो सस्ता है, यहाँ पे रहना महंगा है, अगर आप लंदन जाओगे तो आपको महंगा पड़ेगा रहना। तो वही चीज़ है कि आपकी इकोनॉमी में कितनी कॉस्ट है, कितनी इनकम है। सिर्फ अगर हम कंट्री की बात कर रहे हैं तो वो नेशनल इन्वायरमेंट में आता है। और अगर हम अपनी कंट्री के बाहर किया, जिस कंट्री में हमें अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना है, जिसमें हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, उस कंट्री के बाहर की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा होता है इंटरनेशनल इन्वायरमेंट, जिसके अंदर आपका आता है कि भाई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या है, वो जो कंट्री है वो हमारी कंट्री के साथ कैसे ट्रेडिंग कर रही है। हो सकता है कि आपको ट्रेडिंग से बेनिफिट भी हो सकता है कि आप उस कंट्री से कुछ इंपोर्ट करते हो जो कि वो सस्ता दे रही हो क्योंकि वो ज़्यादा ट्रेड करना चाहती है आपके साथ। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बाहर की कैसी है या हमारी कैसी है बाहर की कंट्रीज़ के साथ। इसके अलावा एलपीजी क्या है, अगर आपने पढ़ा हो तो एलपीजी इज़ अबाउट 1991 रिवॉल्यूशन, जो कि बोलता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, कि आप किस तरह कितने लिबरल हैं या आपकी जो कंट्री है वो कितनी लिबरल है। प्राइवेटाइजेशन कितना है, कितना नहीं है, कितनी ज़्यादा कितनी ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर है एज कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर। ओके, ग्लोबलाइजेशन, आप बाहर की कंट्रीज के साथ आपके रिलेशन कैसे, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन होता है कि आपको गवर्नमेंट ने कितनी छूट दे रखी है कि आपको हर चीज़ में लाइसेंस लेने की ज़रूरत है या सिर्फ कुछ सिक्योरिटी मेजर्स के प्रोडक्ट्स पे अगर आप काम करोगे तभी आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत है, दैट इज़ लिबरलाइजेशन। फॉरेन एक्सचेंज रेट की अगर अगर हमारी जो कंपनी है वो फोर से दुबई में है और दुबई के अकॉर्डिंग हमारा जो इंडियन रुपी है वो कितने का पड़ता है, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है कि हमारी करेंसी के बदले आपको दूसरी करेंसी कितने पे करने पड़ेंगे, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारा आता है इकोनॉमिक कंडीशन। अब इकोनॉमी के बारे में तो पढ़ लिया कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है। अब बारी आती है इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, कि कौन कौन सी वो कंडीशंस होती हैं जो इकोनॉमी के अंदर आती हैं। तो जो हमने पहले पढ़ा वही चीज़, जीडीपी आपका आएगा, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आएगा, स्ट्रेंथ ऑफ कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट कितनी स्ट्रेंथ है, कितना ज़्यादा पैसा जो है वो कैपिटल मार्केट से कोई पर्सन आपकी बना सकता है। कैपिटल अवेलेबिलिटी, आप जिस कंट्री में काम करते हो उस कंट्री में कैपिटल कितनी जल्दी या कितना कम प्राइजेस में आप अवेल कर सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कंट्री के पास कितने हैं एंड पर कैपिटा इनकम, ये सब आपका इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर कवर होता है। स्टूडेंट्स प्लीज़ जो भी आपको बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है उसे इग्नोर कीजिएगा। अब हमारा आता है इकोनॉमिक पॉलिसीज़। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में अब वो सारी पॉलिसीज़ आएंगी जो भी हमने जीडीपी देखा कि जीडीपी ये होता है, नेशनल इनकम ये होता है। अब उन चीज़ों से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाती है दैट इज़ इकोनॉमिक पॉलिसी। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी, वही जो आप फॉरेन ट्रेड करते हो, आप बाहर से कैसा एक्सपोर्ट करोगे, बाहर वालों से कैसा इम्पोर्ट करोगे, आप इम्पोर्ट पे कितनी सब्सिडी लगाओगे, एक्सपोर्ट पे कितनी सब्सिडी लगाओगे, या एक्सपोर्ट को फ्री छोड़ोगे, सिर्फ इंपोर्ट पे सब्सिडी लगाओगे, ये आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी है। ठीक है, कि आप अपने एक्सपोर्ट्स को और अपने इंपोर्ट्स को कैसे रेगुलेट करना चाहोगे, दैट इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। अब ये चीज़ मेन चीज़ है ये जो एक बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेगी। कैसे, अगर एक बिजनेस एनवायरनमेंट बाहर की कंट्री के साथ कुछ एक्सपोर्ट करता है या बाहर की कंट्री से कुछ इंपोर्ट करता है तो उससे क्या होगा, उससे आपकी जो भी कॉस्ट लगती है या जो सब्सिडी आप पे करोगे या सब्सिडी आप लगाओगे प्रोडक्ट के ऊपर, वो इम्पैक्ट होगी किससे, कंट्री की एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी से। अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी बाहर की चीज़ है, इकोनॉमी की चीज़ है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है, तो वो चीज़ आपके बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है। सो दैट्स वाई इट्स इम्पोर्टेंट कि आप इसको पढ़ें कि आप जिस कंट्री में काम करते हो उसकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी है क्या, उसके अकॉर्डिंग आपको बिजनेस डिसीजन लेना पड़ेगा जब जब वो चेंज होगी। इसके अलावा आपका आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। आपकी कंट्री या
आपकी कंट्री कौन कौन सी कंट्रीज के साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट करती है, या कौन कौन सी कंट्रीज के साथ प्रोहिबिट करती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना, या कौन सी, अगर बाहर की कोई कंपनी आपकी कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो वो किस किस फील्ड में कर सकती है बिना गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के, या किस कंट्री में नहीं कर सकती, या सॉरी किस फील्ड में नहीं कर सकती बिना परमिशन लिए। ये आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में आता है। वो चीज़ इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि मान लो आप इंडिया में काम करते हो और आपको अपनी जो ब्रांचेस है वो बाहर के लिए ओपन करनी है, आपको बाहर वाली कंट्रीज में भी अपने प्रोडक्ट्स पहुंचाने हैं, विच इज़ नेसेसरी अगर आपको ग्रो करना है तो आज के टाइम पे। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए ना कि जिस कंट्री में आप जाने वाले हो, क्या उस कंट्री में जाने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आपको उस कंट्री की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप नहीं जा सकते। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या मेरी गवर्नमेंट जो है या मेरी कंट्री जो है मुझे जाने देगी, या मुझे उसके ऊपर भी कुछ परमिशन लेने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आपका आता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी में वो सारी की सारी पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशंस आते हैं जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडस्ट्री को अफेक्ट करते हैं, इंडस्ट्री को शेप देते हैं। ठीक है, मतलब जिस भी रूल, रेगुलेशन, पॉलिसी की वजह से आपकी इंडस्ट्रीज में चेंज आएगा वो चीज़ आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में आएगी। मतलब कि अगर हम एग्जांपल लें कि जियो आया था, ठीक है। अब जियो क्या है, जियो ने पूरी की पूरी जो आपकी इंडस्ट्री है एक टेलीकम्युनिकेशन की, उस सबको इम्पैक्ट कर दिया। ठीक है, तो वो क्या है, वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी तो नहीं है, बट अगर जियो के बारे में पहले ही किसी को नॉलेज होती कि ऐसा कुछ होने वाला है तो वो सब अपने आप को बचाते। जो हमारा एयरटेल है, वीडियोकॉम है, ये सब एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते हैं, बट वो नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं थी कि अंबानी जी एक ऐसी सिम निकालेंगे जो लोगों को फ्री में मिल जाएगी और जिनका डेटा भी फ्री में यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी की भी आपको नॉलेज होनी ज़रूरी है। इसके अलावा आपका एक है इम्पॉर्टेंट टॉपिक, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। अगर एक बार देखें हम तो ये दोनों ही आपके सिलेबस में काफ़ी ब्रॉड में दिए गए हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो फिस्कल पॉलिसी क्या होता है? फिस्कल पॉलिसी आपकी बात करता है कि जो भी आपके गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हैं एंड जो भी उसके रिवेन्यूज हैं, गवर्नमेंट उसे कैसे यूटिलाइज करेगी। लेट मी एक्सप्लेन इट। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है जिसे गवर्नमेंट बनाती है, जिसे गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि जो भी उसके एक्सपेंडिचर हैं, जो भी उसके डेट्स हैं, जो भी उसके रिवेन्यूज हैं, उससे रिलेटेड उसको बैलेंस करने के लिए वो फिस्कल पॉलिसी बनाती है। आप अपने घर में बजट बनाते हो जिसके अंदर आप ये देखते हो कि भाई ये मेरा एक्सपेंडिचर है, यहाँ पे मैंने पूरा साल खर्चा करना है और यहाँ पे मेरी इनकम होगी। ठीक है, इनकम मेरी 5 लाख होनी है, बट ऑब्वियसली खर्चा ज़्यादा ही होता है उससे। वो कहते हैं ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, तो वो चीज़ गवर्नमेंट के साथ भी होती है। ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? इसके लिए गवर्नमेंट करती है बोरोइंग। कहाँ से कर सकती है गवर्नमेंट बोरोइंग? अपने ही देश से कर ले, या बाहर के देश से कर ले, या अपने ही लोगों से कर ले, मतलब जो जनरल पब्लिक होती है उससे कर ले। तो अब उसे कितनी बोरोइंग करनी है, कैसे बोरोइंग करनी है, या वो अपनी इनकम को और कैसे जनरेट कर सकती है, ये सारे डिसीजन वो फिस्कल पॉलिसी में लेती है। जब ये डिसीजन लिए जाते हैं दैट मीन्स वो फिस्कल पॉलिसी बना रही है। सो दिस इज फिस्कल पॉलिसी विच इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। उसके बाद हमारा आता है मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी आपका होता है मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। इतना इसमें याद रखोगे कि ये मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए होता है, तो ये आपको बहुत ईजी रहेगा। और मनी कौन रेगुलेट करता है हमारी इकोनॉमी के अंदर? वो करता है आरबीआई।
सो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाती है एंड फिस्कल पॉलिसी आपकी गवर्नमेंट बनाती है इंडिया के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अब आपका आता है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी के बारे में आपका केन्स ने बताया था, ये चीज़ याद रखना, फिस्कल पॉलिसी केन्स ने बताया था। नाम आपको याद रखना ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ें पूछ ली जाती है इम्पोर्टेंट कि इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो फिस्कल पॉलिसी को जेएम केन्स ने इंट्रोड्यूस किया था। इट इज़ फॉर्मुलेटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो बनाते हैं इसे। जब जैसे कि हमने कहा गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट के टाइम जब आप अपनी इंडियन गवर्नमेंट को देखते हो तो इंडियन गवर्नमेंट में कौन बनाता है बजट? बजट कौन बनाता है? फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर जब बजट बना रहा है तो वही तो आपकी फिस्कल पॉलिसी बनाएगा, वही तो बताएगा, उसे ही तो पता है कि कितना एक्सपेंडिचर है, कितना रिवेन्यू है, ठीक है, और उसके हिसाब से हमें कितनी बोरोइंग करनी पड़ेगी, कैसे हमें अपने जो एक्सपेंडिचर है, रिवेन्यू है, उसको बैलेंस करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हैं टू मैनेज द फिस्कल डेफिसिट। किसको मैनेज करने के लिए? फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करने के लिए, ठीक है। अब फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट, पहले तो एक वर्ड है यहाँ पे डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब क्या होता है ये पढ़ते हैं। देखो, गवर्नमेंट की दो चीज़ें होती हैं, एक होता है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और एक होता है गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स। एक्सपेंडिचर वो जो उसने खर्चे करने हैं, रिसिप्ट्स वो जो उसके पास पैसे आने हैं। अब ये जो एक्सपेंडिचर है और ये जो रिसिप्ट्स हैं ये दो तरह की होती हैं, कैपिटल एंड रिवेन्यू। कैपिटल एंड रिवेन्यू, ठीक है। एक्सपेंडिचर पता है क्या होता है, रिसिप्ट्स पता है क्या होती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? वो एक्सपेंडिचर जो आप लॉन्ग टाइम पर्पस के लिए करते हो, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म के लिए आपने एक्सपेंसेस किए, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जो आप डेली छोटे मोटे एक्सपेंसेस करते हो, दैट इज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेम वही चीज़ आपकी रिसिप्ट्स में आती है। जो लॉन्ग टर्म की इनकम होती है, जो ऐसी इनकम होती है जो आपको थोड़ा टाइम बाद मिलेगी, जैसे कि आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है। अब वो जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है उसके जो पैसे हैं आपको बाद में धीरे धीरे इंटरेस्ट के साथ मिलेंगे, या आपने किसी को उधार दिए हैं पैसे तो उसके ऊपर आपको बाद में इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसी चीज़ें, वो क्या है आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होती है? जो आपको डेली थोड़ा बहुत पैसा मिलता रहता है, दैट इज रिवेन्यू। हर महीने मिलेगा, हर हफ्ते मिलेगा, वो चीज़, ठीक है। ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रिवेन्यू। अब अगर बात करते हैं कि ये जो गवर्नमेंट का बजट है, अब ये दो, जब आप बना रहे हो कैपिटल या एक्सपेंडिचर, हो सकता है कि आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो या हो सकता है आपकी रिसिप्ट ज़्यादा हो, बट अगर ये दोनों ही बराबर हैं, अगर आपकी कैपिटल और अगर आपकी रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर दोनों इक्वल हैं तो हम उसे बोलेंगे फेवरेबल बजट। और अगर ये दोनों कम ज़्यादा हैं तो हम उसे बोलेंगे अनफेवरेबल, ठीक है, या अनबैलेंस्ड बोल सकते हैं। अब ये जो अनबैलेंस्ड या अनफेवरेबल है, इसमें या तो आपको सरप्लस होगा मतलब फ़ायदा, या फिर आपको होगा डेफिसिट मतलब नुकसान। अब ये जो फ़ायदा या नुकसान है उसका क्या चक्कर है? अगर आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रिसिप्ट तो ऑटोमेटिकली ये आपका नुकसान है, विच इज़ डेफिसिट। और अगर आपकी रिसिप्ट ज़्यादा है, अगर आपके रिसिप्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू योर एक्सपेंडिचर तो ये आपका सरप्लस है। इनकम ज़्यादा है, खर्चे कम है तो सरप्लस, और अगर इनकम कम है और एक्सपेंडिचर उससे ज़्यादा है तो वो आपका डेफिसिट। अब ये डेफिसिट होते हैं तीन तरह के, रिवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। आज हम बात करेंगे सिर्फ फिस्कल डेफिसिट की। बाकी के डेफिसिट्स के बारे में अगर आपको जानना है तो आप नीचे कमेंट में डाल सकते हैं, मैं उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगी। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर बजटेड एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा बजटेड रिवेन्यू से। मतलब टोटल एक्सपेंडिचर आपका टोटल रिवेन्यू से ज़्यादा है, वो आपका फिस्कल डेफिसिट है। मतलब
टोटल, जिसके अंदर कैपिटल भी आ गया एंड रेवेन्यू भी आ गया, दोनों के दोनों एक्सपेंडिचर आ गए, कैपिटल रिसिप्ट्स भी आ गई और रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी आ गई, दोनों के दोनों रिसिप्ट्स आ गई। ये आपका होता है टोटल रिसिप्ट्स एंड ये आपका होता है टोटल एक्सपेंडिचर या बजटेड एक्सपेंडिचर एंड बजटेड रिसिप्ट। तो जहाँ पे बजटेड एक्सपेंडिचर इज मोर देन द बजटेड रिसिप्ट, बजटेड रेवेन्यू, ये आपका होगा फिस्कल डेफिसिट। उस सिचुएशन में आप बोलोगे कि भाई कंट्री जो है वो फिस्कल डेफिसिट झेल रही है। टू मीट द एडिशनल एक्सपेंडिचर, अब फिस्कल डेफिसिट का मतलब है कि भाई खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, आप खर्चे ज़्यादा करने के लिए आपको एक्सपेंडिचर ज़्यादा करने के लिए आपको और पैसे चाहिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट करती है बोरो। गवर्नमेंट किससे बोरो करती है, फ्रॉम द डोमेस्टिक एंड फॉरेन सोर्सेस, या तो अपनी ही कंट्री से पैसा उधार ले लेगी, कंट्री के बैंक से, कंट्री के लोगों से पैसा उधार ले लेगी, या फिर फॉरेन कंट्री से पैसा उधार लेगी। आपका WTO है, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF है, वहाँ से कंट्री क्या कर सकती है, या वर्ल्ड बैंक है, वहाँ से कंट्री क्या कर सकती है, बोरो कर सकती है, ठीक है, और अपनी जो इकोनॉमी है उसे बैलेंस कर सकती है। ये था फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब समझ में आया कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, जहाँ पे आपकी दोनों रिवेन्यू एंड जो दोनों रिवेन्यू है आपकी कैपिटल रिवेन्यू और जो आपकी दोनों रिसिप्ट्स हैं कैपिटल और रिवेन्यू रिसिप्ट्स, उन दोनों को लिया जाता है और दोनों ही एक्सपेंडिचर को लिया जाता है, जो कि आपके रिवेन्यू है एंड कैपिटल है और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, दोनों को लिया जाता है। और जहाँ पे भी आपका टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन टोटल रिसिप्ट्स, वो आपका फिस्कल डेफिसिट की सिचुएशन हो जाती है। दस फिस्कल पॉलिसी डील्स विद द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट रिवेन्यू। तो फिस्कल पॉलिसी किसके साथ डील करती है, क्वेश्चन आता है हर बारी, मतलब काफ़ी बारी क्वेश्चन आया ये कि आपकी फिस्कल पॉलिसी किसके साथ डील करती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट रिवेन्यू के साथ, जिसमें ये भी आ सकता है कि टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिवेन्यू के साथ फिस्कल डेफिसिट या फिस्कल पॉलिसी डील करती है। इट इज़ यूज्ड टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी। बेसिकली किस लिए करते हैं, हम अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, कि जो हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और जो हमारी रिवेन्यू कम है या जो हमारी रिसिप्ट्स कम है, हम इन दोनों को बैलेंस कर सकें। नेक्स्ट अब हमारा आता है कि अब जब हमें फिस्कल पॉलिसी यूज़ करनी है तो हम उसमें क्या क्या कर सकते हैं। अब 3 तरीके हैं अभी। जब आपके पास एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, ठीक है, और आपकी जो रिसिप्ट्स हैं वो कम है, तो कोई बोल दे कि भाई पैसे छापने तो गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं, जब गवर्नमेंट को पता है कि भाई खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं तो वो क्यों नहीं और नोट छाप लेती, ठीक है, या हमसे ही पैसे उधार ले ले सारे, बाहर से लेने की क्या ज़रूरत है, या फिर बैंक से ही ले ले ज़्यादा उधार, बाहर से मांगने की क्या ज़रूरत है। तो वही चीज़ है ना कि हर चीज़ अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा करोगे तो उसके ड्रॉबैक्स आपको फेस करने पड़ेंगे। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है कि अगर आप ज़्यादा नोट्स प्रिंट करोगे, एक्सेसिव प्रिंटिंग ऑफ नोट से क्या होगा, आप नोट छापे जा रहे हो, इससे क्या हो रहा है कि कंट्री के अंदर जो नोट्स हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब हर बंदे के पास पैसा आ जाएगा एक्सेस में, ठीक है, हर बंदे के पास एक्सेस में पैसा आ जाएगा। उस टाइम पे मनी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। अब जब मनी ज़्यादा होगा तो लोग क्या करेंगे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मांगेंगे। जब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मांग रहे हैं तो वो चीज़ तो आपकी बन के जल्दी रेडी नहीं हो सकती ना, वही चीज़ है ना, पैसे से आप हर चीज़ नहीं खरीद सकते। तो जब आपके पास पैसा ज़्यादा है आप डिमांड ज़्यादा करोगे। जहाँ पे आप एक दिन में एक चॉकलेट खाते थे, वहाँ पे अगर आपके पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो आप एक दिन में 10 चॉकलेट खाओगे। अब आप सिर्फ 10 चॉकलेट नहीं खा रहे हो, बाकी के जो 10,000 लोग हैं वो भी उतना ही एक्स्ट्रा खा रहे हैं। तो उससे क्या होगा, जो सप्लाई है चीज़ों की वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट्स का जो प्राइस है वो इंक्रीज कर देंगे, विच इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन।
नेक्स्ट अब इसके बाद आता है कि दूसरा ऑप्शन क्या था आपके पास, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से ले लो। बाहर से मतलब जो आपके लोग हैं, जनरल पब्लिक है, आप उनके लिए बॉन्ड्स इशू करो। अब बॉन्ड्स आप इशू करोगे, बॉन्ड्स क्या होते हैं, आपके हाईली सिक्योर्ड होते हैं। अब उसके पास तो लोग खींचे खींचे आएंगे और आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। बट इससे होगा क्या, अगर आप ज़्यादा ही बॉन्ड्स इशू कर दोगे, मतलब ज़्यादा ही पब्लिक से पैसा ले लोगे, तो जो आपके अलावा एक दूसरा सेक्टर है, कौन सा, प्राइवेट सेक्टर, उसके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन आएगा। जब सभी आपके पास आ जाएंगे, उसके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो फंड्स, सॉरी, जो लोग होंगे वो कम होंगे, तो उसके पास जो फंड्स होंगे उसकी अवेलेबिलिटी भी कम होगी। तो आपने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, जो प्राइवेट सेक्टर के पास फंड आना था वो उसको एक्सेस ही नहीं कर पाए, ठीक है। इसके अलावा आपको इंटरेस्ट रेट भी तो ज़्यादा पे करना पड़ेगा अगर आप ज़्यादा बॉन्ड्स इशू कर दोगे, ज़्यादा पब्लिक से पैसा ले लोगे तो। थर्ड ऑप्शन है आपके पास कि आप जो आपके फॉरेन है, सॉरी ये फॉरेन बोरोइंग्स हैं, डोमेस्टिक बोरोइंग्स नहीं है, फॉरेन बोरोइंग्स। अगर आप फॉरेन से ज़्यादा पैसा ले लोगे तो क्या होगा। वही बात है कि अगर आप अपने पड़ोसी से ज़्यादा पैसा लोगे तो आप तो कर्जे में जा सकते हो ना, आप एक बार ही लोगे, दो बार ही लोगे, तीन बार ही लोगे, अब उसको बढ़ाते ही रहोगे तो क्या होएगा, डेप्ट क्राइसिस। So, in simple word, fiscal policy is the use of government spending and tax policies to influence economic condition, especially macroeconomic condition. That's why fiscal deficit is a double-edged sword which needs to be tackled carefully. तो फिजिकल पॉलिसी में आपको, या गवर्नमेंट जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो उसे बनाते हैं, उसे हर चीज़ को सोचते हुए चलना है कि मैंने एक्सपेंडिचर कहाँ पे कितना करना है, और रिवेन्यू या रिसिप्ट्स मेरी कहाँ से जनरेट हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने अपना डिसीजन लेना है। और जो मैं डिसीजन लूँगा उससे मेरी कंट्री को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या लूँगी मैं जो भी डिसीजन, उससे मेरी कंट्री को, डोमेस्टिक बोरोइंग अगर ज़्यादा करती हूँ, नोट्स प्रिंट ज़्यादा करती हूँ, या फॉरेन बोरोइंग ज़्यादा करती हूँ, तो क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है मेरी कंट्री को। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट हमारा आता है हाउ फिजिकल पॉलिसी वर्क्स। अभी फिजिकल पॉलिसी काम कैसे करती है, वो चीज़ हम थोड़ी पहले स्टडी कर चुके हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारी फिजिकल पॉलिसी को इम्पैक्ट करेंगे। बट अगर थॉरोली पढ़े तो ये आपका थ्योरी गिवन है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको स्टडी कर सकते हो आराम से। बेसिकली क्या कह रहा है कि अगर आप रिसेशन में हैं तो रिसेशन में क्या होगा, आप नीचे जा रहे हैं, आपकी जो कंट्री है, आपकी जो इकॉनमी है वो डाउनवर्ड जा रही है, प्राइजेस जो है वो जो है प्राइजेस वो कम हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, और ग्रो नहीं कर पा रहे आप। तो रिसेशन के टाइम पे गवर्नमेंट क्या है, वो लोअर टैक्स रेट्स जो है वो रखेगी, लोगों से कम पैसा लेगी, और जो अपनी स्पेंडिंग्स हैं वो ज़्यादा करेगी, सब्सिडी ज़्यादा देगी, और फ्री में जो राशन होता है ये चीज़ें ज़्यादा करेगी, क्योंकि उसको पता है लोगों के पास पैसा नहीं है, प्रोडक्शन नहीं हो पा रही, उनके पास इनकम जनरेट नहीं हो रही, ठीक है। स्पेंडिंग टू इनकरेज डिमांड, डिमांड को इनकरेज करने की कोशिश करेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी को और ज़्यादा इनकरेज करेगी कि आप और ज़्यादा प्रोडक्शन करो, कॉम्बैक्ट करेगी इन्फ्लेशन से, इट में राइस रेट्स, ये राइस रेट्स बढ़ा सकती है, और अपने जो कूल डाउन द इकोनॉमी, और इकोनॉमी को कूल डाउन करने के लिए अपने जो स्पेंड्स हैं उसको भी कम कर सकती है। जब प्राइवेट सेक्टर की स्पेंडिंग्स कम हो जाए, मतलब प्राइवेट सेक्टर आपकी इकोनॉमी में कम स्पेंडिंग कर रहा है, ज़्यादा स्पेंड नहीं कर रहा, तो गवर्नमेंट ज़्यादा स्पेंड कर सकती है, ज़्यादा कम टैक्स लगा सकती है, ताकि डायरेक्टली वो डिमांड को इंक्रीज करे। सो ये वो चीज़ें हैं जैसे वो अपनी फिजिकल पॉलिसी के साथ काम करा सकती है। जब प्राइवेट सेक्टर आपका ऑप्टिमिस्टिक है, मतलब वो पॉजिटिव है और वो ज़्यादा स्पेंडिंग कर रहा है, तो वो अपने टैक्स रेट को इंक्रीज कर सकती है और कम स्पेंड कर सकती है। दिस इज़ हाउ गवर्नमेंट वर्क्स, ठीक है। दिस मीन्स दैट टू हेल्प stabilize the economy, the government should run large budget deficit during economic downturn and run budget surpluses when the economy is growing.
These all are known as expansionary और contractionary fiscal policies. नेक्स्ट हमारा आता है कि फिस्कल पॉलिसीज बनाना क्यों ज़रूरी है, ऑब्जेक्टिव क्या है फिस्कल पॉलिसी का। फिस्कल पॉलिसी होती क्या है, हमने ये पढ़ाना कि एक्सपेंडिचर होते हैं, रिवेन्यू होता है। जब किसी कंट्री को पता ही नहीं मेरा एक्सपेंडिचर क्या होने वाले आने वाले साल में, मेरे रिवेन्यूज़ क्या होने वाले हैं आने वाले साल में, तो वो कैसे उसको बैलेंस करने का सोच सकती है। उसको ये पता है कि अगर भाई मैंने खर्चा करना है तो पैसा आएगा, पैसा होगा तो खर्चा हो जाएगा, नहीं होगा तो मैं उधार लेके कर लूँगा, ठीक है। तो क्या उस तरह से आप अपने घर को चला सकते हो? जब आप इस तरह से अपने घर को नहीं चला सकते तो आप पूरी इकोनॉमी को कैसे चलाओगे विदाउट एनी फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसको स्टेबलाइज करना होता है प्राइस लेवल को, कि ज़्यादा इन्फ्लेशन ना हो जाए, ठीक है, ज़्यादा प्राइसेस इंक्रीज ना हो जाए। कैसे? बाय रिड्यूसिंग फिस्कल डेफिसिट, अपने फिस्कल डेफिसिट को कम करना है। टैक्स की पॉलिसीज बनानी है ऐसी कि लोग कम से कम जो है वो स्पेंड करें, लोग स्पेंड कम करेंगे तो इन्फ्लेशन अपने आप कम हो जाएगा। इसके अलावा स्टेबलाइज ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी एंड रिड्यूस इनइक्वालिटी ऑफ द इनकम एंड वेल्थ। जो इनकम एंड वेल्थ की जो इनइक्वालिटी है कि रिच एंड पुअर के बीच में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है, उस चीज़ को रिड्यूस करता है विद गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ फिस्कल पॉलिसी। नेक्स्ट आता है जनरेट एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना भी फिस्कल पॉलिसी की ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आता है। बाय इन्वेस्टिंग in infrastructure, lowering taxes and duties on small-scale industrial units, introducing schemes of self-employment and rural employment. Next is to promote the economic development of underdeveloped countries. And last but not the least, to maintain equilibrium in the balance of payment. This is all for today's video. Hope you guys understand it properly. और अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी टॉपिक है जिसके बारे में आपको और मोर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। Stay tuned.